नमस्कार साथियों। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोगों ने कई संप्रदायों को पढ़ा था, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आपका वैष्णव धर्म, शैव संप्रदाय, कई संप्रदायों को पढ़ा था। दोस्तों, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें पढ़ना था, मुख्य रूप से वह थे महाजनपद। ठीक है, किस किस समय ये जनपद जो थे वो महाजनपदों के रूप में परिवर्तित हो गए, यही छठी शताब्दी ईसा पूर्व हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व में लोहे के इस्तेमाल से कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया। दोस्तों, लोहे का इस्तेमाल हुआ 600 ईसा पूर्व में, जिससे कि कृषि भी बढ़ोतरी हुई, कृषि में और अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया तथा कृषि के विकास से कबायली जीवन। दोस्तों, जो कृषि हुई तो जो लोग थे उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में जो घुमंतु लोग थे या घूमा फिरी लोग करते थे, यहाँ पर जैसे कि कहीं भी शिकार किया और आगे बढ़ चले, ये कबायली जीवन जीते थे। तो कृषि के विकास के कारण दोस्तों इन्होंने कबायली जीवन का त्याग कर स्थायी निवास की जीवन शैली ने रूप ले लिया। ठीक है, मतलब जो कबायली जीवन जीते थे लोग उस समय, तो 600 ईसा पूर्व में दोस्तों कृषि के विकास के कारण, लोहे के इस्तेमाल से कृषि के विकास के कारण कबायली जीवन का त्याग कर इन्होंने स्थायी जीवन जीने की शैली अपना ली। ठीक है, इससे दोस्तों क्षेत्रीय भावना का विकास हुआ और क्षेत्रीय भावना जागृत होने लगी तथा आर्यों के, दोस्तों देखिए, आर्य जो थे वैदिक काल में, उनके जो जन थे दोस्तों, छोटे मोटे जन होते थे, वो बाद में आगे चलकर जनपद के रूप में हुए। और दोस्तों यही जनपद के रूप ने दोस्तों महाजनपदों का रूप ले लिया। कब? 600 शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, कई जन मिलकर आगे चलकर जनपद बन गए और यही जनपद आगे चलकर महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। एवं गंगा घाटी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। दोस्तों, प्रथम नगरीकरण जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यकाल में हुआ था, प्रथम नगरीकरण। ठीक है, द्वितीय नगरीकरण की दोस्तों खासियत है वह है इसकी विशेषता उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। ठीक है, NBPW। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि द्वितीय नगरीकरण की पहचान क्या है, तो उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, नॉर्थ ब्लैक प्रिंटेड वेयर, ये ऑप्शन आता है NBPW। ठीक है, और दोस्तों दूसरा है आपके आहत सिक्के। आहत सिक्के मतलब पंचमार्क सिक्के। दोस्तों एक सिक्का होता था, उसे ढाला जाता था और उस पर दोस्तों पंच किया जाता था, या कोई पेड़, सूर्य, चंद्र, किसी भी चीज़ को पंच कर उसने पंचमार्क सिक्के कहते थे, आहत सिक्के कहते थे। महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व इन महाजनपदों का निर्माण हो चुका था। महात्मा बुद्ध का दोस्तों जो जन्म हुआ है उनसे पहले छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का निर्माण हो चुका था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ महावस्तु से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ महावस्तु से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। परंतु जो बौद्ध ग्रंथ महावस्तु है दोस्तों, इसमें महावस्तु में गांधार और कंबोज के स्थान पर शिवी और दर्शान का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो गांधार है और कंबोज है, इसमें दोस्तों इसके स्थान पर महावस्तु में, बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में शिवी और दर्शान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कुछ बदलाव हैं जो महाजनपद हैं, इन सभी में 3 चीज़ों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है। किसमें? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ महावस्तु, इनमें। ठीक है, 16 महाजनपदों में से दोस्तों जो 14 महाजनपद थे वे राजतंत्रात्मक थे और जो 2 थे वज्जी और मल्ल, ये दोस्तों गणतंत्रात्मक थे। दोस्तों टोटल 16 महाजनपद थे और जो 2 थे वज्जी और मल्ल, ये गणतंत्रात्मक थे। बाकी के जो 14 थे वह राजतंत्रात्मक थे। इन 16 में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। दोस्तों जो 16 महाजनपद हैं, इनमें से जो 10 महाजनपद थे ये गंगा घाटी में स्थित थे और जो बाकी 6 हैं, जैसे कि अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, चेदी एवं मत्स्य, ये गंगा घाटी में स्थित नहीं थे। बाकी जो 10 थे वह गंगा घाटी के में स्थित थे। ठीक है, जैसे कि 16 महाजनपद हैं काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ठीक है, इनमें 4 महाजनपद अधिक शक्तिशाली थे। इनमें से जो राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, ठीक है, जो ये 4 महाजनपद हैं दोस्तों, यहाँ पर राजतंत्रात्मक प्रणाली थी और ये 4 महाजनपद 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। कौन कौन से? मगध, कौशल, वत्स और अवंती, जिसमें से दोस्तों मगध सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है।
16 महाजनपदों में ये 4 महाजनपद दोस्तों शक्तिशाली थे, परंतु इन चारों में से भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध साम्राज्य मगध को माना जाता है। ठीक है, आगे जो हम देखते हैं क्या है। आगे दोस्तों कौशल, अवंती एवं पांचाल, इनकी दोस्तों दो दो राजधानियाँ थी। ठीक है, महाजनपद काल में ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक संस्थाएं थीं दोस्तों, सभा और समिति, इनका दोस्तों ह्रास होना शुरू हो गया, क्योंकि ये जनजातीय सभाएं बृहद भूभागी राज्यों के संगठनात्मक ढांचों में उपयुक्त रूप से समायोजित नहीं हो सकी। दोस्तों हमने आपको ऋग्वैदिक काल में पढ़ाया था कि सभा और समिति थी दो, जो प्रजापति की दो पुत्रियां मानी गई हैं, अथर्ववेद में कहा गया है। तो दोस्तों इनका महाजनपद काल में ह्रास होना शुरू हो गया, क्योंकि जो बड़े बड़े महाजनपद थे इनमें इन्होंने कार्य सही से नहीं निभा पाया। ठीक है, अंगुत्तर निकाय द्वारा जो 16 महाजनपद हैं उन्हें हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से हैं, और आगे चलकर इनका दोस्तों हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक, काशी जो है इसकी राजधानी दोस्तों वाराणसी थी। ये दोस्तों 16 महाजनपद हैं और इनकी साथ साथ इनकी राजधानियाँ भी हैं। ठीक है, 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ हैं। आगे चलकर हम लोग आपको विस्तार पूर्वक इनको बता देंगे कि 16 महाजनपद कहाँ से कहाँ थे। ठीक, काशी जो है इसकी राजधानी वाराणसी थी। कौशल है इसकी उत्तरी राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी राजधानी कुशावती थी। कौशल की उत्तरी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी राजधानी कुशावती थी। अंग जो है इसकी दोस्तों राजधानी चंपा थी। मगध जो है इसकी गिरिव्रज थी और राजगृह थी। ठीक है, मगध की राजधानी गिरिव्रज और राजगृह। वत्स जो है दोस्तों इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वज्जी जो है इसकी वैशाली थी। ये दोस्तों वज्जी जो है ये गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, वज्जी की राजधानी वैशाली और मिथिला थी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा थी। ठीक है, मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा थी। वज्जी और मल्ल ये दोस्तों गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित थे, बाकी दोस्तों राजतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित थे। ठीक है, अवंती जो है इसकी उत्तरी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी राजधानी महेशमती थी। अवंती की दोस्तों राजधानी उत्तरी उज्जैनी, दक्षिणी महेशमती। चेदी जो है इसकी दोस्तों सूक्तिवती या शुक्तिमती थी। चेदी की राजधानी सूक्तिवती या शुक्तिमती थी। अश्मक की पोटन थी या कहें पोटली। अश्मक की राजधानी पोटन थी या कहें पोटली। कुरु की राजधानी दोस्तों इंद्रप्रस्थ थी या कहें हस्तिनापुर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर थी। ये दोस्तों वही कुरु है जिसको मैंने आपको उत्तर वैदिक काल में पढ़ाया भी था, वैदिक काल में, जो कि भरत जन मिलकर और पुरु जन मिलकर कुरु का निर्माण करते हैं। ठीक है, पांचाल जो है दोस्तों इसकी राजधानी दोस्तों उत्तरी थी अहिछत्र और दक्षिणी थी काम्पिल्य। पांचाल की उत्तरी राजधानी थी अहिछत्र, दक्षिणी राजधानी थी काम्पिल्य। दोस्तों जो पांचाल है ये दोस्तों तुर्वस और क्रिवी मिलकर दोस्तों जो जन थे तुर्वस और क्रिवी, उन्होंने पांचाल का निर्माण किया था। ठीक है, तुर्वस और क्रिवी दोस्तों मैंने आप लोगों को वीडियोस में बताया हुआ है पिछली जो वीडियो में। ठीक है, पांचाल, तुर्वस और क्रिवी जन मिलकर पांचाल का निर्माण करते हैं, जो कि इसकी राजधानी उत्तरी थी अहिछत्र और दक्षिणी थी काम्पिल्य। मत्स्य की इसकी राजधानी थी विराटनगर। सूरसेन की सूरसेनोई या मथुरा। ठीक है, सूरसेन की मथुरा थी राजधानी। गांधार की तक्षशिला थी। कंबोज की हाटक या कहें राजपुर। कंबोज की हाटक या राजपुर हाटक भी कह सकते हैं। ठीक है, गांधार की तक्षशिला। ये दोस्तों 16 महाजनपद हैं जिनका मैंने आपको बताया कि इनकी राजधानी कौन कहाँ थी। ठीक है, आगे चलकर हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों मुख्य रूप से जो 16 महाजनपद हैं वो अंगुत्तर निकाय में मिले हैं, बौद्ध ग्रंथ है और बौद्ध ग्रंथ जो महावस्तु है उसमें मिले हैं, और जो जैन ग्रंथ है दोस्तों, जैन ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, जो कि भगवती सूत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए दोस्तों जो पहला महाजनपद है काशी, उसके बारे में जानते हैं। काशी वर्तमान वाराणसी उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था। दोस्तों जो काशी है वर्तमान वाराणसी के आसपास का क्षेत्र था उस समय महाजनपदों में से। मगध के उत्कर्ष से पूर्व दोस्तों, जब मगध का उत्कर्ष नहीं हुआ था, मगध नहीं बना था, उससे पूर्व काशी महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक, इसकी राजधानी वाराणसी दोस्तों वरुणा और 80
ये दो नदियों के संगम पर राजधानी थी दोस्तों, इसीलिए इसका नाम वाराणसी पड़ा। ठीक है, इसकी राजधानी, काशी की राजधानी वरुणा और 80 नदियों के संगम पर वाराणसी थी। ठीक है, राजधानी। ब्रह्मदत्त यहाँ का शक्तिशाली शासक हुआ। काशी का जो शासक था दोस्तों वह ब्रह्मदत्त था, जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ। कौशल के राजा कंस ने लंबे संघर्ष के बाद काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, जो दूसरा महाजनपद है दोस्तों कौशल, वहाँ का राजा था कंस, जिसने दोस्तों लंबे संघर्ष करने के बाद काशी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अंततः दोस्तों जो अजातशत्रु है, मगध साम्राज्य का जो अजातशत्रु है, उसने दोस्तों काशी का मगध में विलय कर लिया। मगध में विलय कर लिया मतलब कि काशी को मगध में साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अथर्ववेद में काशी का उल्लेख मिलता है दोस्तों। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो अंतिम वेद है दोस्तों अथर्ववेद में काशी का उल्लेख मिला है। ठीक है, काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान, काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र काशी में ही बनते थे, काशी में ही तैयार होते थे। काशी सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्रों तथा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। काशी जो है वह सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्रों के लिए और घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ये हो गया दोस्तों हमारा पहला महाजनपद। अब दूसरा देख लें दोस्तों। दूसरा है कौशल, वर्तमान फैजाबाद, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। कौशल जो है दोस्तों, कौशल वर्तमान क्षेत्र फैजाबाद, फैजाबाद का नाम बदलकर दोस्तों अयोध्या कर दिया गया है। तो कहें वर्तमान अयोध्या का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र, जिसकी राजधानी उत्तरी थी श्रावस्ती, दक्षिणी थी कुशावती। ठीक है, आप लोगों को मैंने पिछले उसमें बता ही दिया है पार्ट में, जो नॉर्मल बताया था महाजनपद और राजधानी। तो कौशल की उत्तरी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी राजधानी कुशावती थी। रामायण काल में कौशल की राजधानी अयोध्या थी। ठीक है, जो कि साकेत नाम से प्रसिद्ध थी। रामायण काल में कौशल की राजधानी अयोध्या साकेत थी। बाद में अजातशत्रु ने कौशल को मगध साम्राज्य में मिला लिया। देखिए, काशी को भी अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में मिलाया और कौशल को भी अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में मिला लिया। श्रावस्ती की पहचान दोस्तों आधुनिक महेत से एवं जो जेतवन विहार है उसकी पहचान सहेत से की जाती है। इन्हीं को सम्मिलित रूप देकर सहेत महेत कहा जाता है। यानी कि कौशल की जो पहचान है, आधुनिक पहचान, वो सहेत महेत से की जाती है। ऐसे मतलब सम्मिलित रूप से बोला जाता है। यानी कि कौशल जो है दोस्तों, कौशल की जो आधुनिक पहचान है वह सहेत से की जाती है। और जो कौशल के अंदर जो जेतवन विहार था दोस्तों, जेतवन विहार दोस्तों गौतम बुद्ध जी को दिया गया था। तो जेतवन विहार की पहचान महेत से की जाती है और इन्हीं का सम्मिलित रूप जो है वह सहेत महेत कहलाता है। तो कह सकते हैं कि कौशल की जो आधुनिक पहचान है वह सहेत महेत से की जाती है। श्रावस्ती के खंड, श्रावस्ती के खंड यूपी के गोंडा जिले के सहेत महेत गांव से मिले हैं। जो श्रावस्ती के दोस्तों खंडर हैं, खंडर, ठीक है, जो श्रावस्ती के खंडर हैं, श्रावस्ती दोस्तों कौशल की राजधानी थी। तो श्रावस्ती के जो खंडर हैं वह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के सहेत महेत गांव से मिले हैं। सरयू नदी कौशल राज्य को 2 भागों में बांटती थी। जो सरयू नदी थी दोस्तों वह कौशल राज्य को 2 भागों में बांटती थी। प्रसेनजित कौशल का सम्राट था। ठीक है, जो प्रसेनजित था वो कौशल का महाराजा था, मतलब कि राजा था। ठीक है, प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन 5 राजाओं के गुट का स्वामी था। दोस्तों जो प्रसेनजित है वह बुद्ध का समकालीन भी था और कौशल का राजा भी था और दोस्तों बुद्ध के समकालीन 5 राजाओं के गुट का स्वामी भी था। खेमा ने प्रसेनजित को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। आगे दोस्तों जानते हैं कि प्रसेनजित क्या कुछ था। दोस्तों प्रसेनजित ने महात्मा बुद्ध के बारे में कहा था कि बुद्ध भी कौशल के, मैं भी कौशल का, और बुद्ध भी 80 के और मैं भी 80 का। आप लोगों को पिछली वीडियोस में मैंने ये सब बता रखा है, आप लोग विस्तार से पढ़ रहे हैं तो समझिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, कौशल का जो शासक था प्रसेनजित और बुद्ध, भगवान महात्मा बुद्ध, ये दोस्तों दोनों समकालीन थे। इनकी दोस्तों प्रथम भेंट का जो वर्णन है वह भरहुत स्तूप पर लिखा हुआ है। ठीक है, कि प्रथम भेंट का उल्लेख प्रसेनजित और बुद्ध की प्रथम भेंट का वर्णन भरहुत स्तूप पर है। मध्यम निकाय
दोस्तों 5 निकाय हैं। मध्यम निकाय जो है, मध्यम निकाय में वर्णित प्रसेनजित के अनुसार बुद्ध के बारे में कहा गया है क्या, कि भगवती कौशल को, अहम्पी कौशल को, अहम्पी को अष्ट को, भगवती अष्ट को। देखिए दोस्तों, भगवती कौशल को अर्थात भगवान भी कौशल के, अहम्पी कौशल को और हम भी कौशल के, मैं भी कौशल का। अहम्पी अष्ट को मतलब मैं भी 80 का, और भगवती अष्ट को भगवान भी 80 के, मतलब कि भगवान भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ, और मैं भी 80 का हूँ और भगवान भी 80 का है। ये दोस्तों भगवान बुद्ध के बारे में लिखा है, जो कि कहाँ वर्णित है, मध्यम निकाय में वर्णित है। ठीक है। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह मगध के नरेश अजातशत्रु के साथ किया एवं काशी को दहेज के रूप में दान दिया था। ठीक है, अजातशत्रु को। कौशल का प्रसेनजित कपिलवस्तु के शाक्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था। जो दोस्तों कौशल का राजा था प्रसेनजित, ये कपिलवस्तु की जो शाक्य थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था, परंतु दोस्तों जो शाक्य थे उन्होंने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ नहीं करना चाहा, अतः उन्होंने एक राजकुमारी के बदले अपनी दासी, जिसका नाम वासव खतिया या मल्लिका था। देखिए दोस्तों, जो कपिलवस्तु के शाक्य थे वो अपनी राजकुमारी या भी अपने राजा खानदान से विवाह नहीं करना चाहते थे। तत्पश्चात उन्होंने एक अपनी दासी, जिसका नाम वासव खतिया या मल्लिका था, का विवाह प्रसेनजित के साथ करवा दिया। मल्लिका से विदूढ़भ या विरुद्धक पैदा हुआ। जो मल्लिका थी दोस्तों, वो मल्लिका और प्रसेनजित के मिलन से एक विदूढ़भ पुत्र पैदा हुआ, विदूढ़भ या विरुद्धक पैदा हुआ, जिसने अपने कुल के अपमान का बदला लिया। ठीक है, आगे देखते हैं किस प्रकार से। मल्लिका भी बुद्ध की शिष्या थी। जो महात्मा बुद्ध हैं दोस्तों, प्रसेनजित की पत्नी मल्लिका भी बुद्ध की शिष्या थी। प्रसेनजित के पुत्र विदूढ़भ ने मंत्री दीघचारण के साथ, प्रसेनजित के जो पुत्र था दोस्तों विदूढ़भ, उसने अपने मंत्री मतलब कि प्रसेनजित के मंत्री दीघचारण के साथ षड्यंत्र रचकर प्रसेनजित को अपदस्थ कर दिया। और संयुक्त निकाय के अनुसार विदूढ़भ ने कपिलवस्तु के शाक्यों पर आक्रमण कर व्यापक नरसंहार किया। देखिए दोस्तों कि जिसने अपने कुल के अपमान का बदला लिया। देखिए मल्लिका जैसे थी, एक दोस्तों दासी थी, इन्हीं के जो पुत्र हुआ, मल्लिका के पुत्र हुआ प्रसेनजित का, तो वो विदूढ़भ हुआ। तो विदूढ़भ ने पहले तो दोस्तों प्रसेनजित को अपदस्थ कर दिया, दीघचारण मंत्री के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर प्रसेनजित को अपदस्थ कर दिया। संयुक्त निकाय में दोस्तों वर्णन है कि विदूढ़भ ने कपिलवस्तु के शाक्यों पर आक्रमण कर व्यापक नरसंहार किया। कपिलवस्तु का ही तो, इनकी माता जो कपिलवस्तु की ही तो एक दासी थी दोस्तों, तो जो विदूढ़भ है उसने कपिलवस्तु की शाक्यों पर आक्रमण किया था और नरसंहार किया था। ठीक है। वापसी में विदूढ़भ जब अपनी संपूर्ण सेना सहित आ रहा था, तो जो अचिरावती या राप्ती नदी है, अचिरावती या राप्ती नदी है, नदी में बाढ़ आने के कारण वह उसी में नष्ट हो गया। ठीक है, सभी लोग नष्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे के जो 14 जो महाजनपद बचे हैं उन्हें हम लोग आगे की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार मगध का उत्कर्ष हुआ मुख्य रूप से। ठीक है, जिसमें कि दोस्तों हर्यक वंश आया, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, फिर शुंग वंश आया, उसमें देखेंगे। ठीक है।